बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल। Good morning, sir. Good morning, sir. देखो बेटा सरफेस केमिस्ट्री। बेटा सरफेस केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? द फिनोमिनन विच टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस। जो फिनोमिनन किसके ऊपर हो बेटा? सरफेस के ऊपर हो, ठीक है, ऑन द सरफेस। और उसको बोल सकते हैं इंटरफेस, दैट इज बाउंड्री सेपरेटिंग द टू बल्क फेसेस। बाउंड्री जो दो बल्क फेस को सेपरेट करेगी उसको बोलेंगे बेटा हम सरफेस केमिस्ट्री। द फिनोमिनन विच टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस और इंटरफेस, दैट इज द बाउंड्री सेपरेटिंग द टू बल्क फेसेस। दो बल्क फेसेस को जो बाउंड्री सेपरेट करेगी। बेटा बोलो समझ आया नहीं आया? Yes, sir. मतलब जो सरफेस के ऊपर हो उसको बोलेंगे हम सरफेस केमिस्ट्री। कोई एग्जाम्पल बता सकते हो ऐसा? बताओ बेटा। सर रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन सरफेस के ऊपर होती है, केमिकल एड्जॉर्प्शन कह सकते हैं उसको। और बेटा जैसे देखो यहाँ पे कैटलिस्ट है, ये पैलेडियम। इस पैलेडियम के ऊपर हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में लेते हैं ना हम, हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर जाके एड्जॉर्ब होगी इसकी सरफेस के ऊपर। तो ये कौन सा फिनोमिनन हुआ आपका? सरफेस फिनोमिनन। दिस इज सरफेस फिनोमिनन। बेटा बोलो समझ आई नहीं सर आई बात? इलेक्ट्रोलाइसिस को बोल सकते हैं। क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस जो नहीं बेटा, मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस तो अंदर होता है बस पूरा। ये तो केवल द फिनोमिनन विच इज अकरिंग ऑन द सरफेस, जो केवल सरफेस के ऊपर हो रहा है। नहीं सर, जैसे वो एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे आके तो वो जो स्टिक होता है उसको नहीं बोल सकते। नहीं नहीं बेटा, समझ गए? देखो इंटरफेस पे फॉर एग्जांपल डिसोल्यूशन ऑफ सोल्ट, सोल्ट का डिसोल्व होना। इसमें क्या बता रहा था देवेंदु? और कोरोजन, कोरोजन और रस्टिंग ऑफ यस आयरन सर। सरफेस से ही खत्म होना शुरू होता है ना बेटा। बोलो इंटरफेस। तो इंटरफेस पे क्या हो गया? डिसोल्यूशन ऑफ सोल्ट। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? Yes, sir.
अब देखो इसमें एक टर्म आती है एडजॉर्प्शन। देखो बेटा तुमने एब्जॉर्प्शन सुना होगा, एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ accumulation of a substance the process of accumulation of a substance on the surface, the process of accumulation of substance on the surface, surface के ऊपर substance के accumulation को क्या बोलेंगे बेटा हम? Adsorb. अब देखो जैसे सॉल्यूशन में दो चीज होती है बेटा, सोल्यूट और सोलवेंट, ऐसे ही इसमें देखो। सर ये एब्जॉर्प्शन है कि एड, सर आपने डी, ए डी है बेटा ये ठीक है। एडजॉर्प्शन। देखो बेटा इसमें दो टर्म है, जैसे सोल्यूट के अंदर सोल्यूट और सोलवेंट दो होते हैं ना बेटा, बेटा सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट और सोलवेंट दो टर्म होती है ना। ऐसे देखो जो सब्सटेंस एडजॉर्ब होगा, जो सब्सटेंस एडजॉर्ब होगा उसको तो क्या बोलेंगे हम? एब्जॉर्बेट। एडजॉर्बेट। और जिस सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन होगा उसको क्या बोलेंगे हम? एडजॉर्बेंट। देखो सब्सटेंस विच गेट एडजॉर्ब्ड इज नोन एज एडजॉर्बेट, और जिसके ऊपर सब्सटेंस जिस सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन होगा उसको क्या बोलेंगे हम? एडजॉर्प्शन। बेटा समझ आया नहीं आया? Yes, sir. उसके बाद एक टर्म आती है डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन का मतलब द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ adsorbed layer the process of removal of adsorbed layer is known as डिसॉर्प्शन। जो लेयर एडजॉर्ब होगी बेटा सरफेस के ऊपर उसको क्या बोलेंगे हम? डिसॉर्प्शन। समझ गए बेटा? बोलो। Yes, sir. अब देखो जैसे ये मेटल है, दिस इज मेटल लाइक पैलेडियम, प्लेटिनम, पैलेडियम पीटी। तो इनके ऊपर जैसे हाइड्रोजन गैस जो एडजॉर्ब होती है, हाइड्रोजन गैस जो एडजॉर्ब होगी उसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्लूजन। हाइड्रोजन गैस गेट्स एडजॉर्ब्ड, मेटल्स के जो लैटिस के बीच में जाके फंस जाती है बेटा। जैसे लैटिस होता है तो सॉलिड स्टेट में पड़ा है ना, बीच बीच में गैप्स होते हैं,
तो उन गैप के बीच में जाके Yes. फंस जाएगी, तो इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं हम? सर ये पीडी के बाद कौन सा मेटल है? पीटी। ये पीटी है बेटा, ये पीडी, पीटी, निकल। तो इन मेटल्स के बीच में जो गैप होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन गैस फंस जाएगी, बॉन्ड नहीं बनाएगी कोई भी, उनके बीच में एक्यूमुलेट हो जाएगी। उस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं हम? ओक्लूजन। बेटा समझ गए? Yes, sir. अब देखो, एक जो तुम कोई भी आइटम मार्केट से खरीद के लाते हो, जैसे कंप्यूटर आया, माउस आया, लैपटॉप आया, तो उसके अंदर छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं ना बेटा, उसमें छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, देखा है? यस सर। फ्रिज में, टीवी में, एसी में, सब में नहीं होते हैं? शूज में भी आते हैं सर। हाँ, शूज में, सब में आते हैं। मैक्सिमम पैक्ड जो आइटम्स होते हैं उनके अंदर आते हैं बेटा वो। तो वो क्या होते हैं? सिलिका जेल होती है उसके अंदर। सर वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए। वेरी गुड। वो सिलिका जेल होती है। वो सिलिका जेल क्या करती है? वो मॉइस्चर को, सिलिका जेल उनमें प्लेस्ड होती है, सिलिका जेल पैकेट्स इन पैक्ड आइटम्स। in order to एब्जॉर्ब मॉइस्चर, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए, एब्जॉर्ब नहीं, मैंने टर्म गलत लिख दी, एब्जॉर्ब नहीं, इन ऑर्डर टू, क्या होगा बेटा उसमें? एब्जॉर्ब, एडजॉर्ब, एब्जॉर्ब नहीं, इन ऑर्डर टू एडजॉर्ब मॉइस्चर। और एक वो जो मास्क होता है ना बेटा, पुलिस वाले लगा के रखते हैं, जो क्राउडेड चौराया होता है ना, जहाँ पे पूरे दिन ट्रैफिक चलता रहता है, उनके ऊपर। और ये जो माइंस होती है उनके अंदर भी लेके जाते हैं गैस मास्क। एक्टिव चारकोल। हाँ, उन गैस मास्क के अंदर एक्टिवेटेड चारकोल होता है। शाबाश। कौन बोला? बेटा कौन बोला? गौरव। शाबाश। इट एब्जॉर्ब्स हार्मफुल गैसेस। वो हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं बेटा मास्क। समझ गए? अरे बोलो, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. देखो, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। देखो बेटा, ये लिक्विड है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है सरफेस के ऊपर, जो सरफेस के ऊपर वो मॉलिक्यूल है, वो बाहर जाएगा या अंदर वाले मॉलिक्यूल्स उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे ना बेटा? बोलो। Yes, sir. और जो बिल्कुल अंदर होगा मॉलिक्यूल, जैसे मान लो उसके ऊपर जो नेट फोर्सेस क्या होंगे? जो मॉलिक्यूल अंदर है उसके ऊपर नेट फोर्स, और ये जो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर है, बताओ बेटा, ये सरफेस मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा? दिस इज अट्रैक्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स, दिस इज अट्रैक्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनवर्ड्स। जो अंदर की तरफ मॉलिक्यूल होंगे वो इसको अट्रैक्ट करेंगे, नहीं करेंगे बेटा मॉलिक्यूल को? Yes, sir. बोलो। बेटा बोलो, ये सरफेस टेंशन के अंदर पढ़ा होगा ना इसे 11th क्लास के अंदर, कि ये जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल है, दिस मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड इनवर्ड्स बाय द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड द लिक्विड। और इसको क्या बोलेंगे हम? ये किसकी वजह से होगा? दिस इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। अरे बोलो, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. तो मतलब इन नेट इनवर्ड फोर्सेस की वजह से मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर रहेगा, ऐसे बोल सकते हैं हम। सो ड्यू टू
नेट इनवर्ड फोर्सेस मॉलिक्यूल ड्यू टू नेट इनवर्ड फोर्सेस, नेट इनवर्ड फोर्सेस की वजह से मॉलिक्यूल कहाँ रहेगा बेटा? सरफेस के ऊपर रहेगा। बोलो क्लियर है या नहीं बात? Yes, sir. समझ गए बेटा? अब देखो इसके अंदर जैसे डेल्टा एच चेक करें हम, एंथैल्पी चेंज, तो एंथैल्पी कैसे रिलेटेड होगी? देखो कोई ना कोई अट्रैक्शन सर ये सेटअप हो रहे हैं। जो वो फॉर्म हो रहा है इसको क्या बोलते हैं? क्या बेटा? जो अपने जिसमें आपको ने लाइन लगा के लिखा है नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0, तो अट्रैक्ट कैसे हो गया वो मॉलिक्यूल्स एक बेटा साथ? मॉलिक्यूल एट द सरफेस बोल रहा हूं मैं, सरफेस मॉलिक्यूल के लिए लिखा है, देखो नहीं समझा देवेंदु? अरे समझ में नहीं आया क्या बेटा? सर ये वाला एक बार बता दो। बेटा जो मॉलिक्यूल अंदर है उसके ऊपर तो नेट फोर्स हो गया 0, तो वो, और जो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर है, तो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल है, तो जो मॉलिक्यूल अंदर की साइड में है, जो इनवर्ड मॉलिक्यूल्स है, वो उसको अट्रैक्ट करेंगे नहीं करेंगे अंदर की तरफ? अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो वो सरफेस टेंशन कोज करेंगे, सरफेस के ऊपर टेंशन कोज करेंगे, तो वो उसकी वजह से वो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ फोर्सेस जो उसको बाउंड करके रखेंगे, उसी को क्या बोलते हैं हम? सरफेस टेंशन। यस सर। बेटा नहीं आई बात समझ में? सर आ गया। अब देखो कि जैसे एंथैल्पी चेंज, बेटा जब भी कभी इंटरेक्शंस बनती है, देखो सरफेस, ये एडजॉर्प्शन दो तरीके का होगा, बाद में पढ़ेंगे हम, फिजिकल और एडजॉर्प्शन। तो मॉलिक्यूल से वीक बॉन्ड से एडजॉर्ब हो चाहिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से। नई इंटरेक्शन सेटअप हो रही है नहीं हो रही सरफेस और मॉलिक्यूल्स के बीच में? तो एंथैल्पी चेंज जो है, नई इंटरेक्शन सेटअप हो रही है तो एनर्जी रिलीज होगी हमेशा, तो एंथैल्पी चेंज नेगेटिव आएगी पॉजिटिव? एंथैल्पी चेंज विल बी नेगेटिव। क्यों? बिकॉज new interactions are formed at the surface। नई इंटरेक्शंस बनेंगी बेटा, इसलिए एंथैल्पी चेंज क्या आएगी आपकी? हमेशा नेगेटिव। यस और नो? Yes, sir. उसको बोलेंगे हम हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। बेटा बोलो समझ आया नहीं आया? Yes, sir. अब देखो गिब्स फ्री एनर्जी की टर्म्स में डेल्टा जी बराबर क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो किसी भी प्रोसेस के फीजिबल होने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए फॉर एनी रिएक्शन टू बी फीजिबल, ये फॉर एनी प्रोसेस टू बी फीजिबल, तो डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। अब देखो बेटा कैसे, यहाँ पे डेल्टा एच का साइन क्या ले लिया हमने? डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होगा। अब डेल्टा एस होती है एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज क्या होगा बताओ बेटा? एंट्रोपी चेंज का मतलब क्या होता है? दिस इज द डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस This is the degree of disorderness or randomness in the system. Delta S is the degree of disorderness or randomness in the system. ठीक है बेटा? अब डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस बताओ कम हो रही है या ज्यादा हो रही है एडजॉर्प्शन के बाद? बोलो बेटा। बेटा जब मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर मोर सिस्टमेटिक अरेंज हो रहे हैं तो डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस एडजॉर्प्शन के बाद क्या हो रही है? इंक्रीज।
इंक्रीज। मॉलिक्यूल्स आफ्टर एडजॉर्प्शन, अरे एडजॉर्प्शन के बाद कोई इंटरेक्शंस नई सेटअप होगी तो रैंडमनेस डिक्रीज नहीं हुई, रैंडमनेस डिक्रीज, तो डेल्टा एस बराबर होगा फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। तो ये बराबर क्या आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि फाइनल क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो फाइनल हो गई कम और इनिशियल रैंडमनेस क्या थी, ज़्यादा। तो कम माइनस ज़्यादा करेंगे तो क्या आएगा इसमें, नेगेटिव सर आएगा नहीं आपने आएगा। ऊपर तो बताया था कि जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा मतलब उस पे सरफेस वाले मॉलिक्यूल पे ज्यादा लगेगा, तो फिर तो मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस ज्यादा होनी चाहिए थी ना। बेटा ज़्यादा कैसे होगी, जब मॉलिक्यूल चिपक गए सरफेस के ऊपर जाके। एक तो पहले देख यूँ ऐसे घूम रहे थे, ये मॉलिक्यूल थे और ये मेटल की सरफेस है। अब इस मेटल की सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो गए ये मॉलिक्यूल्स यूँ, तो एड्जॉर्ब हो गए तो इनमें डिसऑर्डरनेस कम हो गया ज़्यादा हो गया, कम हो गया। कम हो गया। तो डिसऑर्डरनेस कम हो गया तो फाइनल डिसऑर्डरनेस कम, इनिशियल ज़्यादा, तो डेल्टा एस नेगेटिव हो गया ना तुम्हारा। फिर मगर मतलब फोर्स का कोई रोल ही नहीं है इसमें, नेग्लिजिबल है। नहीं नहीं, तो फोर्स, बेटा फोर्स का रोल क्यों नहीं है, जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल है वो टाइटली हेल्ड होगा, तो रैंडमनेस उसकी वजह से कम ही तो होगी जब हेल्ड होगा टाइटली तो। सर मतलब ये मॉलिक्यूल्स इधर उधर वापस नहीं जाएंगे हाँ वापस सरफेस नहीं से? जाएंगे, तभी तो कोई इंटरेक्शंस बन गई ना इसके अंदर। ठीक है सर, नहीं समझे बेटा। सबसे बोल रहा था, ठीक है सर। अब देखो डेल्टा एच क्या है यहाँ पे, नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, और ये डेल्टा एस भी नेगेटिव आया, तो टेम्परेचर तो केल्विन में पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो गया पॉजिटिव। तो मतलब क्या कहने, टी डेल्टा एस का फैक्टर कम होना चाहिए और डेल्टा एच मोर नेगेटिव होना चाहिए। देखो ऐसे कह सकता हूँ मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस मैग्नीट्यूड फॉर द एडजॉर्प्शन प्रोसेस टू बी फीजिबल। यस और नो, बोलो बेटा। Yes, sir. बेटा तभी तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। तो बेटा देखो डेल्टा एस तो जो हो गया वो हो गया, तो इसका मतलब टेम्परेचर इसका रोल होगा, इंपॉर्टेंट रोल होगा टेम्परेचर का। तो देखो टी डेल्टा एस कम होने के लिए मतलब एडजॉर्प्शन को कौन फेवर करेगा, लोअर टेम्परेचर। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं बात, लोअर टेम्परेचर फेवर करेगा या नहीं। Yes. बेटा नहीं आया समझ में। आ गया सर। तो लोअर टेम्परेचर के ऊपर ये एडजॉर्प्शन प्रोसेस फिजिबल होगी। ये है इसकी थर्मोडायनेमिक्स, कि थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं हम ये। अब देखो डिफरेंसेस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन एकता बता बेटा, पहला डिफरेंस क्या होगा इनमें, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में। एकता बोल बेटा। Sir, adsorption के अंदर तो the process of accumulation of a substance on the surface is known as adsorption. शाबाश, ये तो फर्स्ट तो इसकी डेफिनेशन होगी, प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस। और एडजॉर्प्शन में एक्यूमुलेशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन सरफेस। और एडजॉर्प्शन में क्या होगा बेटा, It is a bulk phenomena. ये थ्रू आउट द accumulation of substance थ्रू आउट। इसको हम बोल सकते हैं बेटा एडजॉर्प्शन को सरफेस फिनोमिनन। ये एक सरफेस फिनोमिनन है। और एडजॉर्प्शन क्या है बेटा,
Bulk phenomenon. ये एक बल्क फिनोमिनन है, एक तो सरफेस फिनोमिनन है और एक क्या है, बल्क फिनोमिनन। समझ गए? इसके अंदर एडजॉर्प्शन में हम ये बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। कभी एक साथ एब्जॉर्प्शन और एब्डॉर्प्शन हो सकता है साथ में, हाँ बिल्कुल हो सकता है। कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इज मोर ऑन द सरफेस। और वो दोनों इक्वल हो सकते हैं कभी। हाँ हो सकते हैं दोनों। कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इज मोर ऑन द सरफेस, और इसके ऊपर कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा? ऐसे होती है। सेम कंसंट्रेशन, सेम कंसंट्रेशन थ्रू आउट द मटेरियल। पूरे मटेरियल के अंदर कंसंट्रेशन सेम होगी बेटा इसमें। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं? एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंसेस समझ आया नहीं आया? Yes, sir. देखो इसका एग्जाम्पल अभी हमने लिखा था कि एडजॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर बाय सिलिका जेल। बेटा एडजॉर्प्शन का कोई एग्जाम्पल बताओ, एब्जॉर्प्शन का कौन बताएगा? CaCl2 in water. CaCl2 इन Water. वाटर, हाँ ये बोल सकते हैं बेटा इसमें। जैसे CaCl2 है कैल्शियम क्लोराइड, तो ये कैसा होता है? एनहाइड्रस होता है, सूखा बिल्कुल। तो CaCl2 एनहाइड्रस है, इसमें वाटर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा इसके अंदर, और ये बन जाएगा CaCl2.2H2, उसकी डाईहाइड्रेटेड फॉर्म में बन जाएगा। समझ गए बेटा? जैसे कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस कैसा होता है? कलरलेस होता है। कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस इज कलरलेस। इसमें पानी ऐड कर दिया हमने, तो पानी ऐड करने के बाद क्या बन जाएगा? ये कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए बेटा? ये एब्जॉर्प्शन। समझ गए? देवेंदु जो तू पूछ रहा था ना बेटा, उसको बोलते हैं हम सोर्प्शन। जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों हो तो उस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं? सोर्प्शन। ऑप्शन। सर ये सिलिका जेल में होता है सर, ये रिएक्शन किस बेसिस पे होती है क्या एब्जॉर्प्शन की? मतलब बेटा इसमें वो कोई केमिकल osmosis रिएक्शन नहीं हो रही है। के through पे नो absorb करता नो है। रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही। बस सिलिका जेल अपनी सरफेस के ऊपर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ये उसकी प्रॉपर्टी है। सर मतलब कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। हाँ बस ये एब्जॉर्ब करेगा, मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा उसकी सरफेस के ऊपर। सर मगर अंदर क्यों नहीं जाता? क्या सर मतलब ये अंदर क्यों नहीं जाता? बेटा अंदर उसकी जो लैटिस है सिलिका जेल का, वो पैक्ड है, और वाटर की उसके अंदर एक्यूमुलेट होने के लिए जगह ही नहीं है। ठीक है सर। नहीं समझा? उसके बीच में जो सिलिका जेल के बीच में गैप्स हैं, उन गैप्स के अंदर वाटर के फंसने के लिए, धंसने के लिए जगह होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए इतनी? होनी चाहिए। और जितने गैप हैं वहां चला भी जाएगा वाटर, तो वाटर सर और इसका अमाउंट किस पे डिपेंड करेगा कि कितना एब्जॉर्ब करेगा कितना नहीं करेगा? बेटा वो अभी पढ़ेंगे अपन, डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है ये। तो सोर्प्शन का मतलब व्हेन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ टेक प्लेस, जब दोनों हो तो बेटा उसको क्या बोलेंगे हम? सोर्प्शन। इसका एग्जाम्पल है डाइंग ऑफ कॉटन फैब्रिक्स। कॉटन फैब्रिक्स के अंदर डाई डालना बेटा, उसको क्या बोलते हैं हम? सोर्प्शन। समझ गए? Yes, sir.
एक टर्म होती है डिसॉर्प्शन। देखो डी मतलब हटाना, सोर्प्शन मतलब द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एडजॉर्ब्ड लेयर इज नोन एज डिसॉर्प्शन। सर ये आपने करवा दिया। लिखवा दिया डिसॉर्प्शन। यस सर। डिसॉर्प्शन लिख दिया बेटा ऊपर। यस Yes, सर। sir. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एडजॉर्ब्ड लेयर इज नोन एज डिसॉर्प्शन। ठीक है बेटा, उस लेयर को हटाने को क्या बोलेंगे हम? जैसे देखो, जैसे तुम्हारी बॉडी के पास सरफेस के ऊपर ऑक्सीजन है या नहीं है? मान लो मैं इस डिजिटल पेन से लिख रहा हूं, तो इस पेन की सरफेस पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एडजॉर्ब है। बोलो बेटा। अब Yes, sir. अब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दें, तो टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? वो मॉलिक्यूल्स हट जाएंगे वहां के उसकी सरफेस से। तो उसको क्या बोलेंगे हम? डिसॉर्प्शन। समझ गए? देखो उसके बाद एडजॉर्प्शन 2 टाइप्स की होगी। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेसिस पे इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और नेगेटिव एडजॉर्प्शन। बेटा देखो, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन मतलब जब सरफेस के ऊपर बल्क के कंपैरिजन में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट is more on the surface as compared to bulk, when concentration of adsorbate is more on the surface is as compared to bulk, ज़्यादा हो, और इसके अंदर क्या हो जाएगा? इसका उल्टा। when concentration of adsorbate is less on the surface as compared to bulk। बेटा चारकोल जानते हो तुम? चारकोल क्या होता है? यस सर। तो देखो, जैसे ब्लड को, अगर ब्लड को जलाने के बाद जो बनेगा, ब्लड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब हम कराते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब हम ब्लड को जलाएंगे, तो उससे जो अपने पास वो पॉजिटिव कंसंट्रेट जो मिलेगा, सॉलिड कंसंट्रेट, उसको बोलेंगे ब्लड चारकोल। तो ब्लड के अंदर बेटा डिफरेंट सोर्स होते हैं, नहीं होते हैं? बेटा अपने ब्लड में सोर्स होते हैं ना। देखो ये है अपने पास, Yes. ये है, दिस इज ब्लड चारकोल। सर नॉर्मल चारकोल और ब्लड चारकोल में कोई डिफरेंस होगा कलर में और किसी चीज में? नहीं बेटा, चारकोल सब अलग अलग होते हैं। एक तो बोन चारकोल, ब्लड चारकोल, वुड चारकोल। इलेवेंथ क्लास में कार्बन वाले चैप्टर में आते हैं ना, तो इस ब्लड चारकोल के अंदर KCl सोल्ट होता है, NaCl सोल्ट भी होता है। ओके, तो इसको जब हम अगर कंसंट्रेटेड KCl सॉल्यूशन के साथ सेक करेंगे, दिस इज सेकन विद कंसंट्रेटेड KCl और NaCl सॉल्यूशन, तो देखो इस चारकोल की सरफेस के ऊपर तो सोल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और चारकोल के अंदर कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा? कम। तो ये तो कौन सा हो गया? पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। और यही ब्लड चारकोल है,
इस ब्लड चारकोल के साथ इसकी हम किसके साथ सेक करें? दिस इज सेकन विथ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ KCl और NaCl। तो उसमें से फिर भी एडजॉर्प्शन होगा, लेकिन यहाँ पे जो एडजॉर्प्शन होगा वो तो होगा नेगेटिव, और यहाँ पे एडजॉर्प्शन कौन सा होगा बेटा? पॉजिटिव। बेटा बोलो, समझ आया नहीं आया? यस सर। जब कंसंट्रेशन एडजॉर्बेट के ऊपर ज्यादा हो, एग्जांपल दोबारा बता दो बेटा एग्जाम्पल ब्लड का चारकोल बनाया हमने, तो ब्लड के अंदर KCl होता है नहीं होता? देवेंदु, ब्लड में sir. सोल्ट्स होते हैं नहीं होते हैं? होते हैं सर। तो सोल्ट्स होते हैं, तो ब्लड के अंदर जो उसको, उसी सोल्ट्स को तुम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के साथ सेक करो, तो कंसंट्रेटेड के साथ सेक करोगे तो बेटा ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन हो गई कम, और बाहर कंसंट्रेशन क्या होगी? उसमें चारकोल में कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा? ब्लड चारकोल में कंसंट्रेशन होगी कम, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब बाहर KCl ज़्यादा, तो एडजॉर्प्शन होगा। KCl जो सोल्ट है ब्लड चारकोल की सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होगा, लेकिन जो बाहर कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा, बल्क के अंदर है कम, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव। जब बाहर कम हो और अंदर बल्क में ज़्यादा हो तो उसको बोलेंगे नेगेटिव एडजॉर्प्शन। सर अगर नेगेटिव के केस में तो जाना ही नहीं चाहिए ना फिर? क्या नहीं जाना चाहिए? सर आपने बोला कि उसकी सरफेस पे कंसंट्रेशन ज्यादा है तो नहीं जाएगा। बेटा पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है क्या तेरे तेरे ब्लड के अंदर? ऑलरेडी सोर्स है या नहीं है? या प्योर RBC होता है उसमें ब्लड में खाली? होते हैं। तो ब्लड को चारकोल जब बनाया ब्लड का, तो उसमें से वाटर का ही तो लॉस होगा, बाकी जो कंपोनेंट्स है वो सॉलिड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गए, तो वो नमक जो है वो नमक चला गया क्या? वो है। नमक ब्लड में ही है। अब तूने एक बिल्कुल नहीं सर मैं ये नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा था कि ये तो उसमें नमक अगर है ऑलरेडी तो फिर वो जाएगा ही नहीं ना, ज्यादा कंसंट्रेशन में है तो। बेटा कंसंट्रेशन उसकी अंदर कौन बोल रह जाएगा? मैं तो ये कह रहा हूं कि उसकी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब होगा, अंदर तो जो है वो है ही, फिर तो वो एब्जॉर्प्शन हो गया, उसकी सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट होगा, तो अंदर हो गई ज़्यादा और बाहर है कम तो नेगेटिव, अंदर कम बाहर ज़्यादा तो पॉजिटिव। ठीक है सर। नहीं समझा बात? तो समझ गया। समझ गया बेटा? अब देख, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शंस, on the basis of interactions, adsorption of two types, केमिकल एडजॉर्प्शन, एक तो हो गया केमिकल एडजॉर्प्शन और दूसरा क्या हो गया? फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। एक तो है बेटा फिजिकल एडजॉर्प्शन और दूसरा क्या है? केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन। देखो नाम से पता चल रहा है फिजिकल एडजॉर्प्शन, इसको हम फिजियोप्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसको हम बोलते हैं फिजियोप्शन, और इसको बोलेंगे बेटा केमिसोर्प्शन। ओके, फिजिकल एडजॉर्प्शन और फिजियोप्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन और केमिसोर्प्शन। ठीक है बेटा? अब देखो फिजिकल एडजॉर्प्शन नाम से पता चल रहा है क्या? when adsorbate molecules
are held on the surface of adsorbate. When adsorbate molecules are held on the surface of adsorbent by weak van der Waals forces. जब एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट के ऊपर वीक van der Waals फोर्सेस से एडजॉर्ब हो बेटा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? फिजिकल एडजॉर्प्शन. समझ गए? Yes, sir. यस सर. और केमिकल एडजॉर्प्शन में बताओ इसमें क्या डेफिनेशन बनेगी इनकी? व्हेन द adsorbate molecules are held on the surface of adsorbent by the formation of chemical bond. एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल कैसे होंगे बेटा? एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट बाय द फॉर्मेशन ऑफ Chemical bond. केमिकल बॉन्ड. केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन की वजह से हो तो बोलेंगे हम उसको केमिकल एडजॉर्प्शन, जिसमें केमिकल बॉन्ड्स बने और जिसमें फिजिकली इंटरेक्शंस पॉसिबल हो उनको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल एडजॉर्प्शन. बेटा बोलो, क्लियर है नहीं बात? Yes, sir. अब बताओ केमिकल sir. बॉन्ड्स में कौन कौन से बॉन्ड्स आ जाएंगे? बेटा, केमिकल बॉन्ड में जो भी बॉन्ड है, van der Waals बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, कोवेलेंट. हाँ जो भी. समझ गए? तो देखो सर मतलब van der Waals भी इसमें इंक्लूडेड होगा? हाँ नहीं, van der Waals तो जब इसमें आ गए ना वीक बॉन्ड्स, इसलिए वीक van der Waals फोर्सेस, तो van der Waals फोर्सेस तो इसी में आएंगे. बेटा नहीं समझे बात? अब देखो इसमें वीक इंटरेक्शंस बन रही हैं तो एंथैल्पी चेंज किस में ज्यादा होगी बेटा? तनु किस में ज्यादा होगी एंथैल्पी चेंज? Sir, physical में. फिजिकल में क्यों होगी बेटा? फिजिकल में तो बहुत वीक बॉन्ड बन रहे हैं तो कम एनर्जी रिलीज करेगा, तो एंथैल्पी चेंज विल बी लेस. एंथैल्पी चेंज इसमें कम होगा और उसमें ज्यादा होगा. कम होगी. इसमें जो डेल्टा एच का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बेटा होता है 2280 किलो जूल पर मोल. बस इतनी होगी इसमें एंथैल्पी चेंज, मतलब इतनी एनर्जी रिलीज होगी. और इसमें एंथैल्पी चेंज क्या आएगी आपकी? इसमें सॉरी 20 to 40 किलो जूल पर मोल, और इसमें एंथैल्पी चेंज अबोव 40 to 400 किलो जूल पर मोल. देखो केमिकल बॉन्ड बनेंगे तो एंथैल्पी चेंज ज़्यादा होगी और फिजिकल बॉन्ड्स बनेंगे तो एंथैल्पी चेंज क्या होगी बेटा? कम होगी. समझ गए बात? बेटा बोलो. Yes, sir. यस सर. देखो ये मान लो कोई भी एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर मैं ये लिख रहा हूँ, ये बना दिया हमने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स. तो ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कोई बॉन्ड नहीं बनाया बेटा इस सरफेस से, वैसे ही एडजॉर्ब है. तो इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर और मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं नहीं आ सकते? बेटा बोलो. आ सकते हैं. आ सकते हैं. देखो ये मॉलिक्यूल्स के आपस बस वीक van der Waals फोर्सेस से होंगे. और यहाँ पे जैसे हमने सरफेस बनाई, ये सरफेस है एडजॉर्बेंट की, इसके ऊपर बेटा लेयर एक ही आएगी बस. इन मॉलिक्यूल के ऊपर मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं बेटा सरफेस से, तो एक ही लेयर केमिकल बॉन्ड बना सकते हैं ना बेटा? नहीं समझे बात? अरे बोलो.
बेटा तुम्हारी बॉडी की सरफेस के ऊपर ऑक्सीजन है या नहीं है? है। उन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के ऊपर और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं नहीं हो सकते? उन मॉलिक्यूल्स के ऊपर हो सकते हैं। हो सकते हैं। तो इसके अंदर क्या कहेंगे हम? मल्टी मोलिकुलर लेयर्स आर फॉर्म्ड। क्या बोलेंगे? मल्टी, ये सारे वीक वांडरवाल फोर्सेस से ही हेल्ड होंगे। मल्टी मोलिकुलर लेयर्स फॉर्म्ड। और इसके अंदर क्या होगा बताओ बेटा? सिंगल लेयर। सिंगल और यूनिमोलिकुलर लेयर इज फॉर्म्ड। यहाँ पे एक ही लेयर बनेगी बेटा और उसके अंदर मल्टी मोलिकुलर लेयर्स बनेंगी। ओके बेटा बोलो, समझ आया नहीं आया? सर हाँ यस सर। सर ये मल्टी मॉलिक्यूलर तो समझ में आ गया, ये वाला क्यों नहीं ऐसे यूनिमोलिकुलर क्यों आएगा वो समझ में नहीं आया। बेटा ये इन दोनों के बीच में ये जो सरफेस है तेरी, ये मॉलिक्यूल और इस सरफेस, इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है? केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड। तो अब दूसरा मॉलिक्यूल इसकी सरफेस के ऊपर आएगा, अगर इस सरफेस के ऊपर आया तो इस सरफेस के साथ थोड़ी ना केमिकल बॉन्ड बना पाएगा वो। सर एक ऊपर वाले example दो, मॉलिक्यूल्स के साथ नहीं बना सकता। बेटा ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स के साथ बनाएगा वो तो फिर फिजिकल एड्सॉर्प्शन ही तो हो गया ना उनके अंदर। तो इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर अगर होगा भी दूसरा मॉलिक्यूल तो होगा भी तो वीक वांडरवाल फोर्सेस सेल तो हेल्ड होगा, केमिकल बॉन्ड तो नहीं बनाना जो यहाँ पे बन रहा है अपना वो। सर इसका एक एग्जांपल दो ना। बेटा एग्जाम्पल ये इसके अंदर जैसे हाइड्रोजन, तुम्हारी बॉडी की सरफेस के ऊपर ऑक्सीजन की डिफरेंट लेयर्स हैं या नहीं है? यस सर। तो उस लेयर के ऊपर लेयर आ गई, लेयर के ऊपर लेयर आ गई। इसका एग्जाम्पल अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था तुम्हारे को। ये मान लो सरफेस है पैलेडियम की, ये पीडी की सरफेस है। तो इसके साथ अगर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आएगा तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इस सरफेस से बॉन्ड बनाएगा नहीं बनाएगा? बनाएगा। तो हाइड्रोजन में तो तुम कहोगे सर ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, उनमें तो आपस में पहले ऑलरेडी था ही। लेकिन इस सरफेस के साथ तो एक ही हाइड्रोजन ऐसे सिंगल लेयर ही तो बनेगी बेटा ये। नहीं समझे? तो समझ गया। तो ये है बेटा, इसके अंदर यूनिमोलिकुलर लेयर्स बनेंगी जिसमें ऐसे मल्टी मोलिकुलर लेयर्स विल बी फॉर्म्ड। ओके ओके सर। अब देखो उसके बाद सरफेस एरिया का क्या रोल होगा दोनों के अंदर? ये कह सकते हैं कि मोर इज द सरफेस एरिया, मोर विल बी द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। सरफेस एरिया इंक्रीजेस then rate of adsorption सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा बेटा इसमें? इंक्रीजेस। और इसमें क्या होगा? सरफेस एरिया इंक्रीजेस then rate of adsorption इंक्रीजेस। दोनों के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा। समझ गए? अब इसके अंदर देखो कोई बॉन्ड तो बन नहीं रहा, तो इसके अंदर कोई स्पेसिफिक एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? हाँ बेटा। सर सरफेस एरिया दोनों में इंक्रीज करेगा? हाँ दोनों में। देखो इसमें बॉन्ड तो बन नहीं रहे तो नो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और जब केमिकल प्रोसेस होगी बेटा उसमें, तो केमिकल प्रोसेस में एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या नहीं? बोलो बेटा। रिक्वायर्ड होगी। एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। बाकी डिफरेंसेस वी विल डिस्कस टुमारो। ओके एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर आज मेरी अटेंडेंस नहीं लग पाई सर, मैंने थोड़ा लेट